एक बार पुनः आपका चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। हम अल्पाधिकार बाजार ओलिगोपोली मार्केट पर चर्चा कर रहे थे और पूर्व के वीडियो में हमने अल्पाधिकार का जो कीमत निर्धारण किया जा रहा है वो प्रधान फर्म के द्वारा, डोमिनेट फर्म के द्वारा उसका निर्धारण किया जा रहा है। और चूंकि हमने ये देखा जो प्रधान फर्म है उसके द्वारा जो कीमत निर्धारण है वो एक अनौपचारिक अनफॉर्मल है, वो एग्रीमेंट के अंतर्गत आ रहा है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो अल्पाधिकार का एक और मॉडल है जिसको बोलते हैं क्लोजिव ओलिगोपोली मॉडल, जिस पर हम अगर हिंदी में बात करें क्लोजिव ओलिगोपोली की तो इसको कहा जाता है कपट संधाई अल्पाधिकार। कपट संधाई अल्पाधिकार। अब जो क्लोजिव ओलिगोपोली है जिसको कपट संधाई अल्पाधिकार कहा जाता है, ये एक प्रकार का हम ये कहें औपचारिक समझौता है। औपचारिक समझौता, फॉर्मल एग्रीमेंट इसके अंतर्गत आता है। और जबकि हमने जो पीछे जो प्राइस कीमत निर्धारण देखा था, प्राइस लीडरशिप की बात की थी, जिसमें प्रधान फर्म की बात की थी, वो एक प्रकार का अनौपचारिक समझौता है और ये है एक प्रकार का औपचारिक समझौता। अब इस यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसको इस प्रकार से ध्यान में रखिएगा कि ये क्लोजिव ओलिगोपोली है। देखिए इससे कॉलेज बनता है और कॉलेज इसको यहाँ से यहाँ तक हम देखें तो इससे हम कॉलेज बना सकते हैं। और कॉलेज है एक फॉर्मल, क्योंकि वहाँ नियम कायदे सारे सिस्टम होते हैं, नियम कायदों के साथ एडमिशन होता है, डिग्रियाँ होती है, क्लासें लगती हैं, तो वो एक प्रकार का फॉर्मल है। तो इस प्रकार आप ये ध्यान में रखिए क्लोजिव ओलिगोपोली है वो क्या है, एक प्रकार से कॉलेज बना लो, और क्या है एक फॉर्मल एग्रीमेंट है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि फर्में एक सामान्य नीति के बारे में जिसका पालन उनको करना पड़ता है, आपस में एक औपचारिक समझौता कर लेती है, एक सामान्य रूल्स ये बना लेती है। अब ये जो औपचारिक समझौता वो बनाती है तब समझ में आता है जब फर्में आपस में कीमत युद्ध करती हैं। क्या करती हैं? कीमत युद्ध, जिसको हम कहें प्राइज वार। प्राइज वार करने के बाद में, यानी प्राइज वार मतलब आपस में प्रतियोगिता करती है, कीमत कम ज़्यादा करती है, कभी एक फर्म कीमत अधिक करती है, कम करती है, तो दूसरी फर्में हैं वो भी इस प्रकार की कीमत में परिवर्तन करते हैं, जिसका उनको आपस में एक प्रकार का प्रतियोगिता होती है। शायद उसमें कहीं ना कहीं उन दोनों को नुकसान होता है। इस कीमत युद्ध को हम यूँ कहें तो कह सकते हैं गला काट प्रतियोगिता। गला काट प्रतियोगिता, कट थ्रोट कंपटीशन, ये कह सकते हैं। अब जब ये स्थिति जब उत्पन्न होती है, कीमत युद्ध उनके द्वारा किया जाता है, तब जाकर उनके ये समझ में आता है कि यहाँ इन फर्मों को नुकसान होता है, तब जाकर वो एक प्रकार का क्या करती है, औपचारिक समझौता कर लेती है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट कर लेती है। तब वो एक दूसरे के साथ एक कपट संधि कर लेती है। ये स्थिति होने के बाद में वो क्या करती है, एक संधि कर लेती है, कपट संधि, हिंदी में कपट संधि बोलते हैं और आपका जो अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्लूजन। ये एक कपट संधि कर लेती है, कर सकती है। और ऐसा वे ये सोचकर करती है कि एक साथ मिलकर वे अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि कीमत युद्ध करने पर, प्रतियोगिता करने पर उन्होंने ये समझ में आया कि उनके कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उन्हें एक संधि कर लेनी चाहिए, क्लोजन कर लेना चाहिए।
यही औपचारिक समझौता कहा जाएगा। जो वो एक संधि कर लेती है, यही क्या कहलाएगा? औपचारिक समझौता कहा जाता है, जिससे ये कहा जा सकता है कि उन्होंने क्या बना लिया, एक कार्टेल का निर्माण कर लिया। क्या, किसका निर्माण कर लिया? कार्टेल का निर्माण उन्होंने इसके द्वारा कर लिया है। कार्टेल का निर्माण इनके द्वारा कर लिया जाता है। कब कर लिया जाता है? कि अभी हमने ये देखा कि उनके द्वारा जो कीमत प्रतियोगिता की जाती है, कीमत युद्ध किया जाता है, गला काट प्रतियोगिता की जाती है, उसके पश्चात वो आपस में एक कपट संधि कर लेते हैं, एक उनके द्वारा समझौता स्थापित कर लिया जाता है। इस शब्द का प्रयोग उन समझौतों के लिए किया जाता है कि शब्द का, इस कार्टेल शब्द का प्रयोग तब किया जाता है, उन समझौतों के लिए किया जाता है जिनमें एक समान बिक्री एजेंसी, एक समान बिक्री एजेंसी, कॉमन सेलिंग एजेंसी, कॉमन सेलिंग एजेंसी होती थी, जो कि समझौते में सम्मिलित समस्त फर्मों की बिक्री क्रियाओं को करती थी। यानी एक प्रकार की जो सेलिंग है वो एक प्रकार का यहाँ एक समान बिक्री एजेंसी के रूप में एक समझौता कर लिया जाता था। पहले की बात की जा रही है कि एक इस शब्द का तब प्रयोग होता था कि जब एक समान बिक्री एजेंसी है वो बिक्री क्रियाओं के लिए एक आपस में क्या कर लेती है? समझौता कर लेती है। लेकिन आजकल बात करें कि अल्पाधिकारी फर्म के मध्य स्थायी सभी औपचारिक समझौतों के लिए कार्टेल शब्द का प्रयोग, कोई भी समझौता स्थापित किया जाता है उसके लिए कार्टेल शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन पहले प्रारंभ में क्या किया जाता था कि कॉमन सेलिंग एजेंसी के लिए ही कार्टेल शब्द का प्रयोग किया जाता था। आगे हम बात करें इनको रोकने के लिए, इन कार्टेल को रोकने के लिए क्या किया जाता था कि कई देशों में कानून बनाए गए हैं। क्योंकि ये कार्टेल का निर्माण क्यों किया गया? अल्पाधिकारी फर्मों के द्वारा कार्टेल का निर्माण इसलिए किया गया कि जो गला काट प्रतियोगिता उनके द्वारा की जा रही है उनको रोकने के लिए आपस में उन्होंने कार्टेल का निर्माण किया है। इसलिए इसका उद्देश्य उनकी आपस में जो प्रतियोगिता हो रही है जिससे उनका नुकसान हो रहा है, उन अल्पाधिकारी फर्म है जो ओलिगोपोली है उनका नुकसान हो रहा है, उसके लिए कार्टेल का निर्माण किया गया। अब ये कार्टेल वास्तव में ठीक नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता की दृष्टि से कार्टेल स्थापित करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपस में एक समझौता कर लेते हैं, उसके द्वारा कीमत का निर्धारण होता है और उस निर्धारित कीमत पर क्या की जाती है? वस्तु को बेचा जा रहा है। परंतु जब ये कार्टेल नहीं होगा तो वो अपनी अपनी कीमतें निर्धारित करेगी, आपस में प्रतियोगिता होगा, कंपटीशन होगा, जिसका फायदा उपभोक्ता को होगा। इसके लिए इनको रोकने के लिए कई देशों में कानून बनाए गए हैं। जैसे ये कानून हम बात करें एक उदाहरण के रूप में देखें तो एक कानून है अमेरिका में ट्रस्ट विरोधी कानून, एंटी ट्रस्ट लॉज, इसका निर्माण किया गया है। परंतु गुप्त तरीके से कार्टेल का निर्माण किया जा रहा है। ये समझौते कई रूप में है। अब तक हमने ये देखा कि जो कपट संधाई अल्पाधिकार है, क्लूसिव ओलिगोपोली है, वो कीमत युद्ध के पश्चात एक कार्टेल, एक संधि का निर्माण किया जाता है, जो कि वास्तव में हम देखें एक उपभोक्ता की दृष्टि से ये ठीक नहीं है। अब ये समझौते ये जो कार्टेल है वो कई प्रकार से होते हैं, लेकिन एक समझौता वह है जिसमें उसका एक उदाहरण हम देखें जिसमें सब सदस्य फर्में अपने कीमत व उत्पादन निर्धारण के समस्त अधिकार, यानी कितनी कीमत का निर्धारण किया जाएगा, कितनी मात्रा का निर्धारण किया जाएगा, ये सभी जो अल्पाधिकारी फर्म है वो क्या करती है? एक केंद्रीय प्रशासनिक एजेंसी, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी बना ली जाती है उनके द्वारा, और उनको के द्वारा इस प्रकार की कीमत और उत्पादन का निर्धारण उनके द्वारा किया जाता है। और वो क्या करती हैं? उनका उद्देश्य ये होता है कि अधिकतम संयुक्त लाभ, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। क्लूसिव जो ओलिगोपोली है उसमें उसका उद्देश्य क्या होता है? यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है मैक्सिमम जॉइंट प्रॉफिट,
ये इसका उद्देश्य होता है। इस प्रकार की औपचारिक कपट संधि को क्या कहा जाता है? पूर्ण कार्टेल कहा जाता है। पूर्ण कार्टेल, पूर्ण कार्टेल, परफेक्ट कार्टेल। किसको? कि एक एजेंसी होती है, उस एजेंसी को ये कार्य सौंप दिया जाता है कीमत और उत्पादन के निर्धारण का, जो कि फर्मों के आपस में अधिकतम संयुक्त लाभ के आधार पर कार्य करती है। इस प्रकार का जो ये समझौता होता है उसको परफेक्ट कार्टेल के रूप में कहा जाता है। अब वैसे तो इस कार्टेल के निर्माण के विभिन्न तरीके हैं, लेकिन इसमें सबसे एक तरीका है जिसमें एक कार्टेल एक संयुक्त एक केंद्रीय प्रशासनिक एजेंसी को इस प्रकार का कार्य दिया जाता है। केंद्रीय प्रशासनिक एजेंसी को ये कार्य दे दिया जाता है जो कि संयुक्त अधिकतम लाभ के आधार पर मैक्सिमम जॉइंट प्रॉफिट पर कार्य करती है। अब यहाँ हम देखें कि किस प्रकार से एक कार्टेल के निर्माण के द्वारा कीमत तथा उत्पादन मात्रा का निर्धारण किया जाता है, उस बात को हम यहाँ समझें। क्या समझेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइज एंड आउटपुट इन कार्टेल, यानी किस प्रकार से कार्टेल के द्वारा कीमत व उत्पादन मात्रा का निर्धारण किया जाता है, उस बात की हम यहाँ चर्चा करेंगे। यहाँ हम देखें उदाहरण के रूप में हम ले रहे हैं कि माना दो फर्में हैं, यहाँ दो फर्में लेकर उदाहरण ले रहे हैं कि किस प्रकार से कीमत का और उत्पादन का निर्धारण हो रहा है। एक फर्म है ए व एक फर्म है बी, और ये मिलकर एक कार्टेल का निर्माण कर लेती हैं। हम कह रहे हैं एक इस प्रकार की एजेंसी का निर्माण कर लेती है जिसको कार्टेल कहा गया है, और उसके द्वारा एक औपचारिक समझौता कर लिया जाता है। और इस कार्टेल का निर्माण करने के बाद, ये कार्टेल का निर्माण करने के बाद सर्वप्रथम कार्टेल जो स्थापित किया गया है, एक कार्टेल का जो स्थापना की गई है, उस कार्टेल का क्या होगा कि जो उद्योग है, उस उद्योग की जो पदार्थ मांग है, कौन सी मांग? उस पदार्थ की जो मांग वक्र है उसका अनुमान लगाएगी। और जो कार्टेल के सामने जो मांग वक्र होगा वह पदार्थ के उपभोक्ताओं की कुल मांग होगी। टोटल मांग का निर्धारण किया जाएगा। कुल मांग का मतलब है ये कि इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ए की मांग होगी या बी की मांग होगी। इन मान लें कि यहाँ पर हम दो ले रहे हैं, ए और बी, इन दोनों की टोटल मांग कितनी है बाजार में पदार्थ की, इन दोनों के द्वारा निर्मित पदार्थ की मांग टोटल बाजार में कितनी है, उसका निर्धारण इस कार्टेल के द्वारा किया जाएगा। उसकी को मापा जाएगा कि कितनी कुल मांग इन वस्तुओं की है। पहला कार्य ये होगा जो कि उपभोक्ता की कुल मांग होगी। दूसरा ये होगा कि कार्टेल है वो उसका सीमांत लागत वक्र, कार्टेल का जो सीमांत लागत वक्र होगा, कार्टेल का जो सीमांत लागत वक्र होगा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, दोनों फर्मों के सीमांत लागत वक्र, यानी सीमांत लागत वक्र किसका? फर्म ए का, और सीमांत लागत फर्म किसका? बी का। इन दोनों के हॉरिजेंटल योग के द्वारा, समेशन के द्वारा ये कौन सा प्राप्त किया जाएगा? इस पूरे कार्टेल का जो सीमांत लागत वक्र है उसको प्राप्त किया जाएगा। यहाँ हमने दो बातें पढ़ी है कि कार्टेल का निर्माण किया जाएगा, और यहाँ हम देख रहे हैं कि दो फर्में मिलकर आपस में कार्टेल का निर्माण करती है, और वो कार्टेल क्या करेगा? कुल मांग का अनुमान लगाएगा, और साथ ही साथ सीमांत लागत की बात की तो सीमांत लागत वक्र है वो भी यहाँ प्राप्त किया जाएगा। और वो कैसे किया जाएगा? दोनों फर्मों के सीमांत लागत वक्रों के योग के अनुसार। इसके अनुसार हम ये देखेंगे कि उत्पादन जो किया निर्धारण होगा, उद्योग की प्रत्येक उत्पादन मात्रा की कुल लागत क्या होनी चाहिए? न्यूनतम, यानी जहां उत्पादन मात्रा निर्धारण होगी वहां क्या होगा? सीमांत लागत क्या होगी? सीमांत लागत क्या होगा? न्यूनतम होगा। किसका? कार्टेल का सीमांत लागत क्या होगा? न्यूनतम होगा। अब कैसे निर्धारण होगा उसकी हम एक डायग्राम के माध्यम से चर्चा करेंगे। और प्रत्येक उद्योग
कि प्रत्येक उत्पादन मात्रा को विभिन्न फर्मों में इस प्रकार विभाजित कर दिया जाएगा कि सबकी सीमांत लागतें क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, यानी MCA बराबर MCB। कहने का तात्पर्य यह होगा कि वहाँ निर्धारण होगा जहाँ सीमांत लागत क्या हो, न्यूनतम हो, यानी कार्टेल के द्वारा उत्पादन मात्रा का निर्धारण कहाँ होगा, जहाँ सीमांत लागत क्या हो, न्यूनतम होगा। अब जहाँ सीमांत लागत न्यूनतम स्थापित कर लिया गया, अब दोनों फर्में हैं वो कितनी मात्रा का उत्पादन करेगी, वो वहाँ उत्पादन करेगी जहाँ दोनों का सीमांत लागत क्या होगा, बराबर होना होगा। अब यहाँ किस प्रकार से ये हम देखेंगे डायग्राम के माध्यम से कि कैसे इस बात को हम समझते हैं कि किस प्रकार से इसका निर्धारण किया जा रहा है। यहाँ हम देखें कि ये जो चित्र का भाग जो सी है, इस चित्र के भाग में ये डिमांड कर्व है, और ये जो डिमांड कर्व है हमने देखा कार्टेल के निर्माण के द्वारा इस टोटल मांग का निर्धारण किया गया है कि टोटल मांग कितनी है, और ये जो डिमांड कर्व प्राप्त हुआ उस डिमांड कर्व के अनुसार ही ये MR वक्र है, और ये है सीमांत लागत वक्र कार्टेल का। और कैसे प्राप्त किया गया, ये जो फर्म ए है उसका सीमांत लागत वक्र और फर्म बी का सीमांत लागत वक्र इसके हॉरिजॉन्टल योग के द्वारा इसको प्राप्त किया गया कि इतनी कीमत पर इतनी लागत है, इतनी कीमत पर इतनी लागत है, और इधर भी देखा और इन दोनों का जो योग किया गया हॉरिजॉन्टल उसके द्वारा यहाँ प्राप्त किया गया। अब यहाँ क्या हुआ कि ये सीमांत लागत वक्र और MR वक्र यहाँ R पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। यहाँ हमने देखा कि फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर उत्पादन मात्रा है वो OQ निर्धारित की जा रही है, OQ, और इस की मात्रा पर कीमत कितनी हो गई, ये OP कीमत यहाँ निर्धारित की जा रही है। इसका मतलब यहाँ ये होगा कि ये जो न्यूनतम लागत का पॉइंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ फर्म संतुलन की स्थिति में, और फर्म का संतुलन कहाँ होता है, जहाँ MR बराबर MC हो, और यहाँ ये कीमत का निर्धारण हो गया। अब ये कीमत निर्धारित की कर दी गई, और ये जो सीमांत लागत भी निर्धारित कर दी जो MR के बराबर है, यहाँ हम देखें RQ बराबर है। अब ये दोनों फर्में कितनी उत्पादन मात्रा का निर्धारण करेगी वो हम देखें। उससे पहले हम ये देखें कि ये सीमांत लागत वक्र फर्म ए का है, ये औसत लागत वक्र है फर्म ए का, ये सीमांत लागत वक्र फर्म बी का है, और ये औसत लागत फर्म बी का है, ठीक है। ये लागत वक्र फर्म ए के हैं और ये लागत वक्र फर्म बी पर है। अब कहाँ निर्धारण किया जाएगा, ऐसी स्थिति में हम देखें यहाँ दोनों के लाभ अधिकतम होंगे, संयुक्त लाभ अधिकतम होंगे, क्योंकि यहाँ दोनों के जो लागत वक्रों के योग के द्वारा इसका निर्धारण किया जा रहा है, ठीक है। अब कितनी लागत पर होगी, तो इसके लिए हमने यहाँ क्या किया कि R पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल जो लाइन खींची है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इसको यहाँ A पॉइंट पर और इसको यहाँ B पॉइंट पर काट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये AQ1 जो सीमांत लागत है किसकी, फर्म A की, और BQ2 है ये फर्म B की सीमांत लागत है, ये आपस में क्या है, बराबर है। तो हमने अभी ऊपर बात की थी कि वहाँ निर्धारित किया जाएगा जहाँ कुल लागत है वो न्यूनतम हो, और दोनों फर्मों की जो सीमांत लागत है वो एक दूसरे के क्या होगी, बराबर होगी। अब यहाँ हम देखें कि इस पॉइंट पर जो AQ1 है यहाँ सीमांत लागत और BQ2 है यहाँ बराबर है, तो ऐसी स्थिति में फर्म A है वो OQ1 उत्पादन करेगी और फर्म B कितनी उत्पादन करेगी, OQ2, ठीक है। और कीमत दोनों की क्या होगी, कीमत दोनों की सेम ही है, OP कीमत पर दोनों, ये OP कीमत पर OQ1 का उत्पादन करेगी, ये OP कीमत पर OQ2 का उत्पादन करेगी, और इसका लाभ इतना है और इसका लाभ इतना है। तो हमने यहाँ देखा कि कीमत OP व उत्पादन मात्रा OQ निर्धारित होती है, और कार्टेल को इस उत्पादन को फर्म में इस प्रकार विभाजित करना होता है कि प्रत्येक फर्म की जो सीमांत लागत है वो क्या हो जानी चाहिए, समान होनी चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया कि R बिंदु से जो है एक हॉरिजॉन्टल रेखा खींची है, और उस हॉरिजॉन्टल रेखा खींचने पर क्या हुआ कि इनकी सीमांत लागतें बराबर हो गई। तो इसका मतलब ये जो OQ उत्पादन है वो इस OQ1 और OQ2 का योग है, यानी
ओ क्यू उत्पादन बराबर क्या हुआ, ओ क्यू उत्पादन बराबर क्या हुआ, ओ क्यू वन प्लस ओ क्यू टू। इनमें उत्पादन का जो कोटा है वो वितरण लागत को न्यूनतम करने के दृष्टिकोण से, वितरण लागत है उसको न्यूनतम करने के दृष्टिकोण से किया जाता है, न कि लाभ वितरण के आधार पर, यानी लाभ अधिकतम हो। क्योंकि यहाँ हमने देखा कि लागत न्यूनतम की जा रही है और दोनों फर्मों की जो सीमांत लागत है वो आपस में क्या की जा रही है, इस प्रकार से बराबर की जा रही है। ये आपका हुआ परफेक्ट कार्टेल का निर्माण किया गया, ठीक है। परंतु वास्तविक जगत में हम देखें इस प्रकार का जो परफेक्ट कार्टेल है जिनका वर्णन हमने यहाँ किया है कि एक निर्धारित कीमत होगी और निर्धारित मात्रा दोनों फर्मों के द्वारा निर्धारित की जाती है, ये काफ़ी बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। वास्तविक स्थिति में हम ये देखें कि इस प्रकार का कार्टेल का निर्माण करना बड़ा मुश्किल है, जहाँ कीमत का भी निर्धारण हो और उत्पादन मात्रा का भी निर्धारण हो। तो ये वास्तविक में देखें तो हम क्लोजिव जो है उसमें जो कपट संधि है उसमें समझौता है वो केवल कीमत संबंधित ही होता है, प्राइस संबंधित ही। वास्तव में हम देखें, वास्तविक जगत में हम देखें तो कीमत संबंधित होता है। जो संयुक्त लाभ को अधिकतम, यहाँ बार बार प्रश्न पूछा जाता है क्लोजिव में कि संयुक्त लाभ है वो क्या किया जाता है, इसमें अधिकतम किया जाता है। संयुक्त लाभ वो को अधिकतम करने वाली कीमत होती है और सदस्य फर्मों को स्वतंत्रता होती है कि वह चाहे जितनी उत्पादन मात्रा को बेच सकते हैं। यानी केवल यहाँ कार्टेल के निर्माण के अंतर्गत देखें तो केवल प्राइस ही निर्धारित होनी वास्तव में होती है और उस प्राइस पर वो अपनी हिसाब से अपनी मात्रा का विक्रय करती है। और वहाँ हम देखें जो संयुक्त लाभ है वो क्या किया जाता है, अधिकतम किया जाता है। इस प्रकार इस जो क्लोजिव जो अल्पाधिकार है, ओलिगोपोली है, उसमें हमने देखा ये एक प्रकार का किस प्रकार का समझौता है, फॉर्मल है। और मैंने क्लोजिव को कोलेस में से सेम शब्द मिलता जुलता है, तो इस प्रकार से कोलेज एक फॉर्मल कार्य है, तो उससे हम इसको मिलता जुलता बना सकते हैं। और इसका क्या काम किया जाता है, मैक्सिमम जॉइंट प्रॉफिट, संयुक्त लाभ को क्या किया जाता है, अधिकतम, संयुक्त लाभ अधिकतम पर कार्य करता है। यहाँ से भी प्रश्न इसको पूछा जाता है। और इसमें मुख्य रूप से कार्टेल के अंतर्गत अगर यहाँ हमने देखा तो कीमत और मात्रा भी निर्धारित की जाती है, लेकिन वास्तविक जगत में हम देखें तो केवल कीमत पर बात की जाती है। कीमत एक निर्धारित होती है और उस कीमत पर है वो वस्तु की मात्रा बेची जा रही है और उस पर जो संयुक्त लाभ है उसको मैक्सिमम, जो जॉइंट प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करने का इस पर कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पिछले वीडियो में तो हमने प्राइस लीडरशिप के अंतर्गत जो अनौपचारिक, जो अनफॉर्मल है, और यहाँ हमने जो क्लोजिव है उसमें जो कपट संधि है उसमें हमने ये देखा कि ये एक प्रकार का औपचारिक फॉर्मल है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो को आपने देखा और ये देखने के बाद मैंने ये विस्तृत चर्चा इसलिए की है क्योंकि कंसेप्ट को जानना जरूरी है। आजकल प्रश्न है वो कारण और निष्कर्ष पर आधारित है, इसलिए इस प्रकार से मैंने संपूर्ण इसका मैटर दिया है। आगे भी इस अल्पाधिकार के जो मॉडल्स हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपसे ये अपील की जा रही है कि इससे संबंधित आपके कमेंट है वो बिल्कुल दीजिए, क्योंकि इस बिना सुझाव के और प्रकार का विशेष प्रकार कार्य करना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि आपके सुझाव होंगे तो इस प्रकार के तो जिस पर और अधिक इस वीडियो में और अधिक सुधार किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।